कलाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपनी चर्चा आवर्त सारणी के विभिन्न सिद्धांतों पर हुई थी और अंतिम टॉपिक अपना यह रहा था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कंप्लीट हो गई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक छोटी सी बात रह गई, तो उसको अटैच करते हुए आज अपन आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक बात एक्स्ट्रा और याद रखना कि इन्होंने कुछ तत्वों की पहले भविष्यवाणी कर दी थी। कौन कौन से तत्व की थी उनको एक एक्स्ट्रा याद कर लेना नोट बना करके। तो उन्होंने एक तो ये कहा था एका बोरॉन, एकरॉन, जो बाद में जाकर के नया तत्व बना था स्कैंडियम। एका बोरॉन उन्होंने स्कैंडियम के लिए कहा था। दूसरा एका सिलिकॉन, सिलिकॉन, और एका सिलिकॉन है वो जस्ट उसी वर्ग में जैसे कार्बन कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आता है, तो ये एका सिलिकॉन है वो क्या कहलाएगा? जर्मेनियम कहलाएगा। इसके बारे में भविष्यवाणी करी थी। तीसरा इन्होंने एका एल्यूमिनियम, जो आगे जाकर के गैलियम बना था, गैलियम। ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि एका एल्यूमिनियम निम्न में से कौन सा तत्व है? तो याद रखना गैलियम को कहा जाता है। एक अंतिम और रह गया एका मैग्नीज, एका मैग्नीज Mn, और वो आगे जाकर के टीसी टेक्नीशियम बना था। याद रखना टीसी के बारे में, टेक्नीशियम डी ब्लॉक के तत्वों में एकमात्र ऐसा तत्व है जो क्या है? मानव निर्मित है। मानव निर्मित एकमात्र तत्व कौन सा है? वो है टीसी टेक्नीशियम। बाकी की प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी को अपन दो अलग अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे। एक तो जो मोजले द्वारा दी गई थी और एक पढ़ेंगे अपन रेग वार्नर के द्वारा दी हुई आधुनिक आवर्त सारणी। लीजिए आधुनिक आवर्त सारणी को सबसे पहले पढ़ते हैं मोजले के द्वारा प्रतिपादित। तो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रतिपादक कौन थे? वो थे मोजले, यानी कि मौज कर दी इन्होंने तत्वों को याद करने के लिए। मोजले ये 1913 में दी गई थी, 1913 में, 1905 में याद रहे मेंडलीव की आवर्त सारणी दी गई थी। हालांकि सन इतनी ज्यादा खास नहीं है, मगर एक बार सेट एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था। जो मॉडल दिए गए थे, रदरफोर्ड मॉडल है, थॉमसन मॉडल है और बोर मॉडल, उनके सन के देकर के को रिलेटेड करके पूछे निम्न में से कौन सा मॉडल कौन से सन में दिया गया। तो सन का क्वेश्चन बन सकता है, हल्का सा बने तो थोड़ा सा याद रख लेना। लीजिए बात करते हैं मोजले की। मोजले ने क्या किया? मोजले ने क्या किया? मोजले ने ये जो परमाणु थे, भाई जैसे आप आवर्त सारणी पर ऐसे पढ़ते तो इनके अंदर एलिमेंट्स पढ़ते हैं, तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और एक चीज अपन ने पहले ये भी पढ़ी थी कि कैथोड किरण नलिका में जो कैथोड किरणें होती हैं एक्चुअली क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन किरणें होती हैं। इलेक्ट्रॉन किरणें जिनका नाम अपन ने क्या दिया था? कैथोड किरणें। कैथोड किरणें ये जो कैथोड किरणें किसी धातु की सतह से टकराती है तो वह अक्स किरणों की उत्पत्ति होती है। ये अपनी चर्चा पहले हो चुकी है, फिर भी यहाँ एक अध्ययन के रूप में लेना साथ में जरूरी है। जब कैथोड किरणें किसी धातु की सतह से टकरा रही है तो वह कौन सी किरणें बनती है? अक्स किरणें। जैसी बात है, इन एलिमेंट से बहुत सारी धातुएं भी। तो मोजले ने इसी सेगमेंट का फायदा उठा करके इन्होंने क्या किया? जो ये अक्स किरण कैथोड किरणें है वो किसी परमाणु के सतह पे टकराई, परमाणु पे टकराई, तो परमाणु के नाभिक से टकरा रही है। परमाणु के नाभिक से टकराएंगे तो यहां जो नई रेडिएशन बनी है वो नई रेडिएशन कौन सी हो गई? एक्स रे बन गई है। मोजले कर रहा है यहां प्रयोग, ध्यान रहे। रोन्टजेन ने एक्स किरणों की खोज की थी, मगर यहां मोजले इन चीजों का क्या कर रहा है? किसी परमाणु के नाभिक पे स्ट्राइक करवा रहा है और वहां से एक्स किरणें उत्पन्न कर रहा है। एक्स किरणों के बारे में छोटी सी चर्चा और कर लें। एक्स किरणों का जो आवृत्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लगभग 10 की घात 18 हर्ट्ज के आसपास होती है, और इनका तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, और वो होता है लगभग 0.01 नैनोमीटर। बहुत कम होता है इनका तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत ज्यादा आवृत्ति वाले तत्व होते हैं, बहुत ज्यादा आवृत्ति वाली किरणें होती हैं, अक्स किरणें। इन अक्स किरणों को उन्होंने परमाणु पे स्ट्राइक करवाई और यहां पर एक रिलेशन प्राप्त किया इन्होंने। और उन्हें क्या रिलेशन प्राप्त किया कि अक्स किरणों की जो आवृत्ति का रूट है वो जेड यानी कि परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या के समानुपाती हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये चीज यहां पर लाने की कहां जरूरत पड़ी? तो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो अपन आधुनिक आवर्त सारणी का जो आवर्त नियम देंगे, आवर्त नियम एक महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, वो अक्सर अपन कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो क्यों ना उस महत्वपूर्ण शब्द को यहां से डेरिवेट भी करें और इसको इसके साथ रिलेशन भी करें ताकि याद रह जाए। तो मोजले ने क्या किया? जो ये आवृत्तीय फ्रीक्वेंसी नो, इसका रूट परमाणु क्रमांक क्या हुआ?
डायरेक्टली समानुपाती मिला। अब जब इस समानुपाती चिन्ह को सोल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है बराबर का एक साइन लगाओगे तो सामने वाले पद में कोई ना कोई स्थिरांक अवश्य जुड़ेंगे। तो यहाँ पर भी दो स्थिरांक आ रहे हैं, ए ब्रैकेट जेड माइनस बी। यहाँ पर ए और बी है वो दोनों क्या चीज है, स्थिरांक है, कांस्टेंट है। जेड क्या चीज है, जेड परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, परमाणु क्रमांक है। ओके। और नु क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। और किसकी आवृत्ति है, ये अक्स किरणों की आवृत्ति है, अक्स किरणों की आवृत्ति है। यहां तक ठीक है। अब यहां से अपन एक मोजले का आधुनिक आवर्त नियम निकाल रहे हैं। तो मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम क्या दिया, आवर्त नियम ने दिया कि परमाणु जो आवर्त सारणी में तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है ना, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि निश्चित परमाणु क्रमांक के बाद तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वापस रिपीट होते हैं। यानी कि मोजले ने क्या किया, तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। ध्यान रहे यहां मेंडलीव से आपको रिलेटेड करोगे। मेंडलीव ने परमाणु भार यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो योग आता है परमाणु भार, उसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके उनको आवर्ती फलन किया था। और मोजले क्या कर रहा है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान रहे यहां पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक यानी कि जेड यानी कि प्रोटॉनों की संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। याद रह जाएगा। ठीक है जी। दो बात, तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, मोजले ने दी। आवर्त नियम क्या है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। दो बात, एक रिलेशन दे दिया परमाणु क्रमांक यानी जेड के और फ्रीक्वेंसी यानी कि एक्स किरणों की आवृत्ति के मध्य। ओके जी। नेक्स्ट देखते हैं, जो मोजले द्वारा दी गई आवर्त सारणी है, मोजले द्वारा दी गई आवर्त सारणी में कितने तो वर्ग होते हैं, कितने स्तंभ होते हैं, इनकी बात करते हैं। कितने आवर्त होते हैं, तो देखिए आवर्त सारणी का रूप ऐसे होता है, ऐसे। तो जो खड़ी लाइनें हैं, वर्टिकल लाइनें, ये यहां स्तंभ कहलाती हैं, स्तंभ। ओके। और जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं वो कहलाते हैं क्षैतिज, क्षैतिज। यहां एक चीज मैं और नोटिस करवाऊंगा, लास्ट क्लास में बातें नहीं हो पाई थी। यहां एक चीज का ध्यान रख लेना, मेंडलीव है वो जो क्षैतिज है इनको मोजले तो क्या कह रहा है, आवर्त। ध्यान रखना, मोजले इन क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल लाइनों को क्या कह रहा है, आवर्त। मेंडलीव आवृत्ति कह रहा है, मगर इसका एक नया पर्टिकुलर शब्द, आवर्त शब्द यूज नहीं करता है मेंडलीव। मेंडलीव इनके लिए एक शब्द यूज कर रहा है, वो कर रहा है श्रेणी। जो क्षैतिज लाइन है वो उन्होंने क्या नाम दिया, श्रेणी नाम दिया। और मोजले ने क्या नाम दिया, आवर्त नाम दिया। बाकी का सेम है। अब देखो थोड़ा कंपैरेटिवली पढ़ेंगे साथ साथ। अब मेंडलीव की याद करो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में मैंने आपको यह पढ़ाया था कि इसके पास 8 वर्ग थे। कितने वर्ग थे, 8 वर्ग थे। और 7 क्या थे, आवर्त थे। ओके। उसके बाद मैंने आपको यह कहा था कि एग्जाम में आ जाए तो 8 वर्ग करने हैं। और 8 वर्ग के साथ साथ यदि कहीं आप नोटबुक या अपनी बुक पढ़ोगे तो बुक्स के अंदर 8 वर्ग, 8वें वर्ग के साथ एक शून्य वर्ग को अटैच और कर दिया है। ध्यान रहे ये बाद में जोड़ा गया है। ओके। अब देखिए जो मोजले द्वारा प्रतिपादित आवर्त सारणी है उसके अंदर कितने वर्ग थे, कितने आवर्त थे, खड़े वाले वर्ग कहलाएंगे। और जो क्षैतिज लाइनें हैं उनको क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। तो मोजले की आवर्त सारणी में ध्यान रख लेना, मोजले की आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, 9 वर्ग थे। हो सकता आप डाउट या कंफ्यूजन कर रहे होंगे कि हमने तो आज तक आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग पढ़े, 7 आवर्त पढ़े। ध्यान रहे मोजले की जो प्रतिपादित आवर्त सारणी थी उसके अंदर कितने वर्ग थे, 9 वर्ग थे। आवर्त कितने थे, 7 आवर्त थे। ओके। वहां जो शून्य वर्ग है इसमें एक काउंट कर दिया गया है। अब जो 9 वर्ग थे उनका क्या नाम दिया गया था, वो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, इस क्रम में आपको मैं जब आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप पढ़ाऊंगा उसके साथ उसको अटैच कर देंगे। इतना सा।
अब मोजले की आवर्त सारणी में 9 वर्ग हो गए, 7 आवर्त आ गए, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन मतलब परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। ओके, अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ स्वरूप है, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप जो वर्तमान में अपन पढ़ते आए हैं 18 वर्ग वाला, 7 आवर्त वाला, उसकी चर्चा करते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी के प्रतिपादक कौन थे, तो याद रखना है इनको। आधुनिक आवर्त सारणी एक तो दिया था बोरबरी, याद रहे बोरबरी स्कीम मतलब नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉनों के वितरण को बताती है बोरबरी स्कीम के एलएमएन। तो एक तो किस किसने दिया, बोरबरी ने, उसके साथ वार्नर और एक रैंक, रैंक व वार्नर, रैंक व वार्नर, इन्होंने मिलकर के आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप को व्यवस्थित किया। बात यह बनती है कि इसका आवर्त नियम क्या है, तो आवर्त नियम वही परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है, मगर ये किस पर आधारित है, तो ये ध्यान रख लेना ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। किस पर आधारित है, कई बार इसकी जगह रैंक भी लिखा होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। अब एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाए कि जो रैंक और वार्नर द्वारा प्रतिपादित आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ स्वरूप है वो किस पर आधारित है, ऑप्शन यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित ये मिलता है तो ये करना है, यदि इसके साथ ये चीज और आ जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु क्रमांक साथ में इलेक्ट्रॉन विन्यास आना शब्द ये तो कंपलसरी है, जरूरी है। इसके साथ यदि परमाणु क्रमांक भी आ रहा है तो दोनों को साथ ले लेना। ओके, कंफ्यूजन नहीं करोगे। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोजले, आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप को बोरबरी, रैंक और वार्नर ने दिया। ओके, किस पर आधारित है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। मोजले द्वारा प्रतिपादित आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है। ओके, अब देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या, कितने वर्ग दिए, कितने क्या दिए, किस प्रकार से इसकी विशेषता बताई। एक इसमें छोटा सा अटैचमेंट और आता है कि जो आवर्त सारणी के अंदर शून्य वर्ग है, शून्य वर्ग की जो गैसें हैं, इनर्ट गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन, इनको किसने दिया था, ध्यान रख लेना, रेमजे ने दिया था। उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें किसने दी थी, रेमजे ने दी थी। ओके, अब लीजिए आगे का अध्ययन करते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप की अपन चर्चा करने जा रहे हैं। दीर्घ स्वरूप में कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, तो लीजिए इसके एक मोटा मोटा आइडिया लेते हैं अपन। आधुनिक आवर्त सारणी का एक प्रारूप बना रहा हूं, उसके अलग अलग खंड बनाएंगे, डिटेल से इसको पढ़ेंगे, इसके कई पार्ट आएंगे, क्योंकि यहाँ से लगभग 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो ये आता है कि फला ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, जैसे डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। एक तो ये, एक किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दे देंगे या किसी तत्व का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये तत्व आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर व्यवस्थित होगा या कौन सी जगह पाया जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो जो वार्नर द्वारा प्रतिपादित आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर 4 ब्लॉक बना दिए गए हैं बड़े बड़े। ये वाला ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक कहलाता है, एस ब्लॉक कहलाता है। ये वाला एस ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक है वो कौन सा कहलाएगा, पी ब्लॉक कहलाएगा। जो बीच वाला भाग है ये क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक कहलाएगा। और एक इनसे हट करके अलग बनता है, क्षैतिज 2 लाइनें बनती हैं, उनको एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं सामूहिक रूप से। ये हो जाएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहां वाले ये नको लेंथ नाइट और एक नाइट स्टैंड वाले। अब इनमें डिटेल से यदि चर्चा करें तो ध्यान रहे, अपन जब पढ़ते हैं इसको तो फर्स्ट ए सेकंड ए इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट ए बी सेकंड बी थर्ड ए इस प्रकार से। इसमें जो वार्नर द्वारा, रैंक और वार्नर बोरबरी के द्वारा दी गया था, उसका क्रमांक सीधा सीधा आता है 1 2 इस प्रकार से 3 4 होता यहाँ 12 हो जाएगा, फिर 13 से लेकर के यहाँ तक कितने आ जाएंगे 18। तो वर्ग कितने हो गए इस आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप में, 18 वर्ग हो गए। और इसी क्रम में जब आवर्त पढ़ेंगे डिटेल से भी लेंगे, चर्चा करेंगे, इन आवर्त को क्या नाम दे दिया जाएगा, जो क्षैतिज लाइनें कितने होंगी संख्या में 7, और इनका नाम क्या दे दिया गया, आवर्त। अब थोड़ा सा मोजले के वर्ग और इनके वर्गों की थोड़ी सी कंपैरिजन की जाए तो लीजिए इनको एक अपन चार्ट के द्वारा देखते हैं। ये लीजिए, इसमें आपके पास ये जो संख्या लिखी हुई है ना, फर्स्ट ए सेकंड ए इस प्रकार से, इनको ये मोजले के द्वारा दिए हुए नाम है। और रैंक और वार्नर वाले कौन से,
जो 1 2 3 इस प्रकार से संख्या लिखी हुई मिलेगी आपको। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से, 13 14 इस प्रकार से जो संख्या लिखी हुई मिलेगी वो कौन सी होगी? आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप। अब आपको होगा कि सर मोजले द्वारा जो दी गई आवर्त सारणी है उसके जो 9 वर्ग आपने बताए थे, शून्य वर्ग सहित 9 वर्ग बताए थे, वो कौन कौन से वर्ग होंगे? तो 9 वर्ग आपके सामने यहाँ पड़े हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, 7वां 8वां और ये ट्रांजिशन मेटल वाला 3 का ग्रुप, इस प्रकार से उनको दे रखा था दो के जॉइंट में। तो एक प्रकार से कि मोजले द्वारा आवर्त सारणी है वो लगभग मेंडलीव का थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप था, मगर जो वर्तमान में अपन जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो रैंक और वार्नर द्वारा, बोरबरी के द्वारा दी हुई आवर्त सारणी को ही पढ़ा जाता है। लीजिए इसके बारे में चर्चा करें तो इसके अंदर कितने वर्ग हो गए, कितने आवर्त हो गए? तो वर्ग देखिए 1 2 3 4 5 6 12 13, टोटल कितने हो जाएंगे? 18 वर्ग हो जाएंगे। आवर्त की बात करें तो ये जो क्षैतिज लाइन है ये आवर्त है 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, इनका डिटेल से अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त होते हैं, पहला दूसरा 7वां आवर्त। किस किस आवर्त में कितने तत्व होते हैं, कौन कौन सा इनका रूप होता है, डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने जो क्रम संख्या लिखी है ना, ये एक्चुअली किसको लिखा है? मैंने एन को लिखा है, कोष को किससे क्या लिखा है? यदि किसी परमाणु के अंदर 2 ऊर्जा स्तर बने हुए, 2 कोष बने हुए, तो जाहिर सी बात है चर्चा इस 2 की जा रही है, यानी एन का मान 2 आ रहा है, एन का मान 2 आ रहा है। तो यदि इस लाइन में जितने भी परमाणु आएंगे उनके अंदर कुल ऊर्जा स्तर कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। इसी क्रम में यदि 5वें की बात की जाए, इस आवर्त के अंदर जो भी तत्व आएंगे उनमें कुल ऊर्जा स्तर कितने होंगे? 5 ऊर्जा स्तर होंगे। तो लीजिए इनकी चर्चा अब कर रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन से उपकोष आएंगे? तो जाहिर सी बात है पहला ऊर्जा स्तर एन का मान 1 है, तो इसके अंदर एक ही उपकोष आएगा, वो भी कौन सा आएगा? एस उपकोष आएगा, और एस उपकोष में भी कौन सा आएगा? 1s उपकोष आएगा। इसी प्रकार दूसरा ऊर्जा स्तर है, दूसरा ऊर्जा स्तर के अंदर उपकोष की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कौन कौन से हो जाएगी? 2s और 2p हो जाएगी। ओके, इसी प्रकार तीसरे के अंदर 3 आ जाएंगे, 3s 3p और कौन सा आ जाएगा? 3d। चौथे में 4 उपकोष आ जाएंगे, 4s आ जाएगा, उसके बाद बताओ 4s के बाद 4p आ जाएगा, 4d आ जाएगा, 4f आ जाएगा। ओके, अब यदि इनको ऊर्जा स्तर के आधार पर व्यवस्थित किया जाए, किसके आधार पर व्यवस्थित किया जाए? ऊर्जा स्तर के आधार पर व्यवस्थित की जाए, तो ये 3D है वो कहाँ चला जाएगा? 3D वाला पार्ट है, 3D वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, 4s के बाद में 3D आ जाएगा। ओके, और 3D के जस्ट बाद 4p आएगा, 4s के बाद 3D, 3D के बाद 4p। इसी प्रकार 5वें ऊर्जा स्तर के अंदर कितने मिल जाएंगे आपको? 5 उपकोष आएंगे, 5 ऊर्जा स्तर आएंगे, और 5 ऊर्जा स्तर का अंतिम की बात करें तो यहाँ 5s आएगा, 5s के बाद में 5p आएगा, 5p के बाद में 4d आएगा, 4d के बाद में 3 उपकोष ये आ जाएंगे। छठे वाले के अंदर 6s आ जाएगा, 6p आ जाएगा, उसके बाद में 5d आ जाएगा और 4f आ जाएगा। ओके, इसी क्रम में 7s आ जाएगा, 7p आ जाएगा, 6d आ जाएगा और 5f आ जाएगा, 5f आ जाएगा। ये अंतिम उपकोष की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रहे। 7 है तो इसके कितने ऊर्जा स्तर बनेंगे? 7 ऊर्जा स्तर बनेंगे, मगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यही काम आएंगे। अब इसके आधार पर यदि अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा करें तो देखिए एस उपकोष के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। इसके अंदर देखो पी के अंदर 6 आते हैं, एस के अंदर 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। दूसरे वाले में कितने आ सकते हैं? 8। तीसरे वाले में तो जोड़ दो, 2 और 10 12, 12 और 6 18 है। मैं कुल मिलाकर के वही बात यहाँ हो सकता है आप कंफ्यूजन कर रहे होंगे कि कैसे 5s आ गया, 4p आ गया, 4d आ गया, सिस्टम से नहीं आया कि कहीं 4 लगाओ तो 4 4s 4p 4d 4f इस प्रकार से ले रहे होंगे। मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस में बता रहा हूँ, उनकी ऊर्जा के आधार बता रहा हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला सेगमेंट रह गया था, तो उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले सेगमेंट के साथ ये समझ में आ जाएगा आपके अच्छे से। और ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32। जोड़ के देख लो, एस में 2, पी में 6, 6 और 2 8, डी में 10, 8 और 10 18, और एफ में कितने आ जाएंगे? 14। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसके अंदर? 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके, इसी क्रम में 7s 7p 6d 5f इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे?
32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इनके आधार पर इनके जो आवर्तों के नाम दिए गए थे वो कौन कौन से आवर्त होंगे, तो इनके आवर्तों के आधार पर ये जो है 8 और सेकंड 8 वाला, इनको कहते हैं, ये बीच में एक और रह गया 18 वाला, 8 और 8, इनको कहते हैं लघु आवर्त, शॉर्ट पीरियड, लघु आवर्त। 8 और 8 वाले को क्या कहते हैं, लघु आवर्त। तो इसी क्रम में जो 18 इलेक्ट्रॉन आने वाले जो ऊर्जा स्तर है, ये आवर्त है, उनको क्या कहेंगे, दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त। याद रह जाएगा भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 7 आवर्त बनाने थे मुझे, 7 आवर्त को मैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे याद कर लो। यदि ये चीज समझ में नहीं आ रही है आपको तो एक बार इसको छोड़ दो, आप ऐसे याद कर लो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब देखिए मैंने बीच वालों की बात कर रहा हूं मैं, 8, 8 वाले को मैंने लघु आवर्त कह दिया, 18, 18 वालों को मैंने क्या कर दिया, दीर्घ आवर्त कह दिया। अब देखिए यदि मैं 2 वाले को इससे रिलेटेड करके पढ़ूं और मैं इसको कह दूं, इसको मैं कह दूं अति दीर्घ, अति लघु आवर्त, मतलब लघु से भी बहुत छोटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अति लघु आवर्त। कोई दिक्कत? तो बताओ जरा इसका नाम क्या होना है, जब लघु से बहुत छोटा है तो इसका नाम कह दिया मैंने अति लघु आवर्त, तो जो दीर्घ से बहुत बड़ा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सही सोच रहे हो आप, क्या नाम हो जाएगा, अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। अब देखिए इसके साथ के साथ लघु आवर्त, जो अति लघु आवर्त है उसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वाला है। इसके आधार पर आप परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को व्यवस्था दे सकते हो। जैसे नाभिक है, पहला ऊर्जा स्तर, तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन भरो, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इस वाले की बात करो तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, संयोजकों में 8, 8, यहाँ पर 18, 18, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 32, 32। तो बात आई आवर्त की। तो आवर्त में आपने ये पढ़ा कि जो रैंक और वार्नर द्वारा दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी थी, या आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ स्वरूप अपने पढ़ने जा रहे हैं, उसके अंदर टोटल वर्ग कितने थे, 18 वर्ग थे। आवर्त कितने थे, तो आवर्त आपने पढ़े 7 आवर्त थे। 7 आवर्तों में ध्यान रखना, एक तो अति लघु आवर्त था और 2 अति दीर्घ आवर्त थे, 2 लघु आवर्त थे और 2 क्या थे, दीर्घ आवर्त थे। टोटल संख्या गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल कितने आवर्त हो गए, 7 आवर्त हो गए। आवर्तों की चर्चा कंप्लीट। अब बात करते हैं 18 वर्ग की, कि 18 वर्ग कौन कौन से होते हैं। लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की बात हो रही है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल वर्ग कितने थे, 18 वर्ग है। कौन कौन सा वर्ग है इसकी चर्चा करें तो लीजिए, मैं एक छोटा सा आवर्त सारणी का एक रूप बना रहा हूं। इस आवर्त सारणी में यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस आवर्त सारणी के 4 पार्ट बनाएंगे। पहला वाला पार्ट है ये एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर 2 वर्ग आते हैं, ये दोनों। ओके, अब कौन कौन सा वर्ग है, तो ये तो हो गया 1s का, और दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, 2s वाला। अब कौन कौन से वर्ग में क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो जो आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग है ना, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, इनको यदि अपन डिटेल से पढ़ें तो पहले और दूसरे वर्ग में कौन कौन सी धातुएं आती है, कौन कौन सी अधातुएं आती है, हल्का हल्का एक सुपरफिशियल पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसको डिटेल से अपन लेंगे। तो आवर्त सारणी का जो क्षार धातु वाला, क्षार मृदा धातु वाला वर्ग है आवर्त सारणी का, ये पहला, और ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अब मैं फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से नहीं लगाने वाला, मैं इनको 1, 2, 3, 4 से लेकर के 18 तक ऐसे ही लगाऊंगा। अब फर्स्ट वर्ग के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं, एक तो हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और एक साथ में क्या था, सीजियम, और एक अंतिम में रेडियोएक्टिव तत्व कौन सा था, फ्रांसियम। देखो, रेडियोएक्टिव तत्वों के बारे में एक बात अक्सर याद रख लेना, रेडियोएक्टिव अस्थायी नाभिकों का गुणधर्म है। अब रेडियोएक्टिव तत्व कहां से शुरू होते हैं, कब रेडियोएक्टिव तत्व नाभिक अस्थायी होना शुरू हो जाएगा, मतलब नाभिकों की किस्मत कब फूटती है, भाई नाभिक स्वतः कब टूटेगा, कब जाके उनकी किसके बाद, बिस्मत के बाद उनकी किस्मत फूट जाती है। अब बिस्मत का परमाणु क्रमांक यदि याद करने की कोशिश करें तो देखिए, यहां से मैं एक अंक बना रहा हूं, 8 बन गया। अब ये जो 8 बनाया है मैंने, इसको मैंने से तो लिखा है, तो इसे 1 को गायब कर दूं मैं थोड़ा सा, तो देखिए आपके पास कौन सा अंक बन गया, 3। तो बिस्मत 83, बिस्मत परमाणु क्रमांक 83, बिस्मत 83 के बाद तत्व की किस्मत फूट जाती है, ऐसे याद रख लेना।
कि बिस्मथ के बाद वाले तो सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, रेडियोएक्टिवता वाले प्रदर्शित करेंगे, मतलब इनका नाभिक क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, स्वतः टूटने लग जाएगा और अल्फा बीटा गामा और छोटे नाभिकों का निर्माण करना शुरू कर देगा। ओके, तो फ्रेंसियम रेडियोएक्टिव होता है। बात करें सेकंड की, तो सेकंड का ये पार्ट खाली है और यहां पर किसको ले, बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये भी रेडियोएक्टिव है। अब अभी अपनी बात हुई थी कि जो रैंका और वार्नर की जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित थी, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित थी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या पर आधारित थी, तो यहाँ क्या आना चाहिए बोलो, हीलियम, और उनकी आवर्त सारणी में हीलियम की स्थिति या पोजीशन यही है। आपको आधुनिक आवर्त सारणी में जो अपवाद आएंगे, मुख्य रूप से 2 अपवाद है और दोनों अपवाद यही, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको और कहीं अरेंज कर सकते हो, इसको और कहीं अरेंज कर सकते हो। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इसकी तो बात बाद में करेंगे, इसको तो आवारा तत्व कहते हैं, नोटोरियस एलिमेंट कहलाता है। ये हीलियम है, ये यहाँ आएगा कि नहीं आएगा आवर्त सारणी के आधार पे, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे। भाई इन सब का अंतिम संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में NS2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सब में। जब इसके अंतिम संयोजी कोष में NS2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो हीलियम में भी कितने पाए जाते हैं, NS2 इलेक्ट्रॉन ही है। ओके, या 1s2 बोलते हैं जिसको। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे हीलियम कहाँ आना चाहिए, यहीं आना चाहिए, और यहीं होता भी है। परंतु हीलियम की जो प्रकृति है, नेचर है, वो अक्रिय होती है, इनर्ट गैस होती है। तो इसकी अक्रियता की वजह से या निष्क्रियता की वजह से या किसी से क्रिया नहीं करने की वजह से हीलियम को यहां से हटा करके कहां दे दिया गया स्थान, इसका 18वें वर्ग में, जो शून्य वर्ग का तत्व था, उस 18वें वर्ग में उसका स्थान दे दिया जाता है। तो इसको यहां से हटा दो वापिस, ये हटा दिया। तो अब जो आधुनिक आवर्त सारणी के 18 वर्ग में पहले और दूसरे वर्ग की अपन चर्चा करने जा रहे हैं, पहले और दूसरे वर्ग की चर्चा कर रहे हैं। तो पहले वर्ग में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पहले वाले वर्ग के तत्वों का, तो पहले वाले वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास इनका तो होता है NS1 और इनका क्या होता है NS2। तो अपने से को पूछे कि S ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S, P, D और F चारों खंडों का अपन चर्चा करेंगे और चारों में से लगभग 1% पूछा जाता है। तो S ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS1 से 2, NS1 से 2। ओके, अब लीजिए बात करते हैं P ब्लॉक की। इसके साथ 1-2 बातें और जोड़ देता हूं मैं। भाई इनको मैंने पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, इनका नाम क्या क्या दिया जाता है, तो इसका नाम एक बार और याद कर लो। इनका नाम दिया जाता है क्षार धातु, क्षार धातु वर्ग। और ये जो सेकंड वाला है ये कहलाता है क्षार मृदा धातु, एल्केलाइन और एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्षार धातु इसलिए कहते हैं कि इनकी नेचर कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। ये धातु हमेशा कैसी होती है, क्षारीय धातु। क्षारीय मृदा धातु ये भाई अर्थ के साथ या मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, क्षारीय नेचर के क्षारीय मृदा धातु। अब ध्यान से देखो, इन वाले तत्वों में 2 प्रकार की विशेषताएं अलग से पाई जाती है कि ये सारी सारी धातुएं होती, यदि एक नहीं होता, कौन नहीं होता, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की नेचर तो कैसी है, अधात्विक। हाइड्रोजन की नेचर कैसी होती है, अधात्विक। बाकी के सारे कौन से होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं। एक बात। दूसरा एक चीज और याद रख लेना, ये लिथियम और बेरिलियम है ना, लिथियम और बेरिलियम, ये इनका छोटा आकार, कम विद्युत धनात्मकता, कई गुणों की वजह से इनके गुणधर्म अपने शेष तत्वों के गुणधर्मों से थोड़े से अलग होते हैं। यानी कहने का मतलब ये लगभग सारे कौन सी प्रकृति के होते हैं, आयनिक प्रकृति के बंध बनाने वाले होते हैं, आयनिक बंध की नेचर वाले होते हैं। और ये दोनों लिथियम और बेरिलियम है, वो कौन सा बंध बनाने की नेचर में होते हैं, सहसंयोजक बंध बनाने की नेचर में होते हैं। कौन सा बंध, सहसंयोजक बंध बनाने की प्रकृति के होते हैं। 18 वर्ग में पहला और दूसरा वर्ग किसके लिए ब्लॉक है, एस ब्लॉक का तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक के अंदर 2 वर्ग होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले वाले वर्ग को क्षारीय धातु कहते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन छोड़ करके सारी धातुएं हैं। और इधर वाले कौन से कहलाते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरा अपन जो वर्ग देखें वो आ रहा है, खंड देखें वो आ रहा है पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आ रहा है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट। अभी आवर्त सारणी के अपने कौन से पार्ट के हैं, तो देखिए आवर्त सारणी का छोटा सा रूप बना रहा हूं मैं, ये अपने पास आ जाएगा पी ब्लॉक।
ये लीजिए, ये जो खंड है ये अपने पास कौन हो गया, एस ब्लॉक। ये जो खंड है ये कौन सा आ गया, डी ब्लॉक। और ये वाला पार्ट है ये कौन सा आ जाएगा, पी ब्लॉक। चूंकि अपन एक बार अध्ययन के लिए पी ब्लॉक को चुना है तो इसको मैंने ज्यादा फोकस कर दिया, बाकी के वाले को मैंने छोटा छोटा बना दिया। एस ब्लॉक के अंदर 2 वर्ग थे, 1 और 2, एक तो क्षार धातु और दूसरा कौन सा था, क्षार मृदा धातु वर्ग। डी ब्लॉक को बाद में बात करेंगे, अब बात कर रहे हैं पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक के अंदर 6 वर्ग मिलेंगे। वैसे भी पी ब्लॉक के अंदर, पी के अंदर 3 कक्षक होते हैं, कौन कौन से, पी उपकोष में पी एक्स, पी वाई और पी जेड, 3 कक्षक होते हैं। और प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो इसके वर्ग भी कितने बनने हैं, 6 बनने हैं। क्यों बनने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर आधारित आवर्त सारणी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर आधारित है तो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने आप में एक अलग वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे P1, P2, P3, P4, P5, P6। ओके, तो इसके भी 6 वर्ग बना देता हूं। देखिए 2 इसकी वजह से गए, 10 और 2 12, तो ये कौन सा वर्ग आ जाएगा, 13वां। ये कौन सा आ जाएगा, 14वां। ये कौन सा आ जाएगा, 15वां। ये आ जाएगा 16वां। ये आ जाएगा 17वां और ये शून्य वर्ग आ जाएगा 18वां। तो टोटल 6 वर्ग बना दी। अब 6 वर्ग के अंदर तो एलिमेंट्स की बात करें तो देखिए एलिमेंट्स में यहां पर हाइड्रोजन था, हीलियम यहां होना चाहिए था, मगर अक्रियता की वजह से कहां चला गया, इस वर्ग में चला गया। पहला आवर्त भी कंप्लीट हो गया है और पहले आवर्त में अपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, याद हो तो 2 अति लघु आवर्त नाम दिया था, यहां से सिद्ध हो गया। अब देखिए यहां से शुरू होता है बोरॉन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या आ गया, नियोन। ओके, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब इनके वर्ग के तत्वों को आप ऐसे याद करना, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थूलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसेंटिन और आ जाएगा पीबी, लेड। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। थोड़ी देर बाद में क्या फोड़ दी अपन ने, किस्मत, परमाणु क्रमांक 83। उसके बाद सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन रेडियोएक्टिव है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और क्या आ जाएगा, रेडॉन, ये भी रेडियोएक्टिव है। अब देखिए ये जो इतने एलिमेंट आए हैं इनका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाएगा, क्या दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाए, तो इसके तत्वों के अंतिम कोष में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा आपको NH2NP1। यदि बात इसकी करूं तो ये N बराबर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, तो N का मान कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बोरोन का 2s2 2p1। इसी क्रम में आगे बढ़े तो यहाँ NH2NP2 NP3 NP4 NP5 और NP6 यहाँ तक आते आते इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NP6। ओके, तो P ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, P ब्लॉक के तत्वों का तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NH2 NP। NP के अंदर देखो 1 इलेक्ट्रॉन भी था, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था और 6 भी था। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने पास क्या बन गया, NH2 NP 1 से 6, NH2 NP 1 से 6, इस प्रकार का इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर कौन कौन सी तो धातुएं होती है, कौन कौन सी अधातुएं होती है वगैरह वगैरह प्रश्न बनता है, हालांकि इनकी डिटेल से चर्चा होनी है। इसके 2 या 3 अपन वीडियो देंगे इसमें, ताकि इसका अध्ययन होता रहे। यहाँ ध्यान से ये देखना कि जो एस ब्लॉक वाले तत्वों में सारी की सारी धातुएं थी, एकमात्र एलिमेंट कौन सा था, हाइड्रोजन, जो क्या चीज है, अधातु है। ओके, बाकी को सारे के सारे कौन से धातुएं। ये वाला एक बड़ा रोचक वर्ग वाला है, ये ब्लॉक बड़ा रोचक है। इसके अंदर धातुएं भी है, अधातुएं भी है, और इन दोनों के मिश्रित गुणधर्म वाले कौन से आ जाएंगे, उपधातु भी आते हैं। लीजिए उपधातु कौन कौन से होंगे, तो यहां से एक ट्रिक बना लेना, भोले शिव जी ऐसी सब में तेरी आत्मा, भोले शिव जी ऐसी सब में तेरी आत्मा, यानी कि बोरॉन, भोले शिव जी ऐसी सब में तेरी
आत्मा, एस्टेटिन। तैयारी करने वाले बच्चों के साथ ये बड़ा एक कंफ्यूजन का विषय रहता है कि उपधातु की संख्या कितनी होती है। वो थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि कितनी, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 उपधातुओं की संख्या आप याद रख लेना कितनी होती है, 7 होती है, और यही होंगे। और इसके रेफरेंस बुक की बात की जाए तो जेडी ली बुक को रेफरेंस बुक मानती है पीएसयू और अधीनस्थ बोर्ड। तो उस बुक से यदि अपन पढ़े देखें तो ये वाली बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटिन कौन सी धातु है, उपधातु। उपधातु बोले तो जिसमें धातु गुणधर्म और उपधातु सॉरी अधातु दोनों के गुणधर्म हो। अब देखिए जो एक प्रकार का ये सीडी नुमा एक सीरीज बनी है, ये एक सीडी नुमा सीरीज बनी है, इस सीरीज के उस तरफ यानी कि कुछ पार्ट किसका रह गया, पी ब्लॉक का रह गया, सारा पार्ट किसका आ गया, संक्रमण धातुओं का, मतलब डी ब्लॉक के धातुओं का। एफ ब्लॉक की धातुएं यहाँ, इनको भी अलग से अलग वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों को। और उसके साथ साथ कौन से आगे, एस ब्लॉक के। तो इसमें एक हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी के सारे कौन से हैं, धातु हैं। और इस सीरीज के ठीक ऊपर की तरफ, इस तरफ सारे कौन से हैं, ए धातु। याद रह जाएगा, आत्मा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटिन। ओके, तो पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में एक बात और कर दो, क्या इस ब्लॉक वाले तत्वों में धातु भी है, अधातु भी है, और इसके अलावा एक चीज मेटलॉइड मतलब उपधातु, जिसके अंदर इन दोनों के मिश्रित गुणधर्म होते हैं, उपधातु भी होते हैं। ओके, पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना आ गया, NH2 NP 1 से 6। ये भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा इन वर्गों के कुछ नाम भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले वाले को क्षार धातु कहा था, दूसरे वाले को मैंने क्या कहा था, क्षार मृदा धातु कहा था। ठीक इसी प्रकार से ये कार्बन, नाइट्रोजन से लेकर के इन वाले तत्वों का कुछ न कुछ नाम दिया जाता है। इन नामों को देने से पहले एक छोटी सी बात अपन और पढ़े। एक शब्द अक्सर आता है और वो आता है प्रतिनिधि तत्व। एक शब्द आता है और वो आता है कौन सा, प्रतिनिधि तत्व। ये प्रतिनिधि तत्व कौन से होते हैं, ये भी बच्चे अक्सर कंफ्यूजन करते हैं। तो आज इसको भी मतलब देखो, प्रतिनिधि का मतलब किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, किसी ने किसी को क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ध्यान रहे, अलग अलग बुकों के अलग अलग थियरी है। तो इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो देखिए, ऑनलाइन क्लास या कॉम्पिटिशन क्लासेस का यही फायदा होता है कि वो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को सोल्व आउट करवा देते हैं स्टूडेंट का। तो प्रतिनिधि तत्व होता क्या है, तो इसमें ध्यान रख लेना, अधिकांश बुक है ये पढ़ाती है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। इसमें थोड़ा सा और गहराई से यदि अपना अध्ययन करें, हालांकि ये बात सही है, एस और पी ब्लॉक के तत्वों को सामूहिक रूप से कौन से कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। मगर इसमें भी आप क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल को समझना, उसके आंसर में अगले वाला क्या बात पूछ रहा है, इस बात को ध्यान देना। एक्चुअली प्रतिनिधि तत्व है, इसको इसके साथ भी अटैच किया जाता है। जैसे अपन इसको पढ़ के गए हैं, यहां देखिए आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को छोड़ दो, बात तो सिर्फ एस और पी ब्लॉक की करेंगे। प्रतिनिधि तत्वों में बात सिर्फ और सिर्फ किसके करेंगे, एस और पी ब्लॉक के तत्वों की ही करेंगे, सॉरी इनके करेंगे। मगर एक चीज देखो, इस पी ब्लॉक के अंदर कौन से तत्व है जो सबका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, गुणधर्मों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक बात कहूं कि लवण बनाने वाले तत्व, लवण बनाने वाले तत्व, तो आप भी जानते हो कि लवण बनाने वाले तत्व कौन से होंगे, हेलोजेंस होंगे। तो हेलोजेंस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, मतलब सबसे पहले इन फ्रंट कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो हेलोजेंस वाले के अंदर इन फ्रंट कौन सा आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। तो मैं ये कह दूं क्या कि इस वर्ग के तत्व का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, फ्लोरीन कर रहा है। ओके, जैसे मैं बात कहूंगा एस्क का निर्माण कर रहे हैं, जैसे चैल्कोजेन उनको नाम दिया जाता है, यार एस्क के साथ पाया जाता है, जैसे हेमेटाइट है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, कॉपर पायराइट, इनकी बात करें तो इन किसी में सल्फर आ रहा है, किसी में ऑक्सीजन आ रहा है धातु के साथ, तो ये एस्क के साथ पाए जाते हैं। तो एस्क का निर्माण यदि यह कर रहे हैं तो इस चैल्कोजेन वाले वर्ग में या ऑक्सीजन वाले वर्ग में इस वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन सा एलिमेंट कर रहा है, तो आप कहोगे कि इसका प्रतिनिधित्व है वो
ऑक्सीजन एलिमेंट कर रहा है कोई दिक्कत नहीं। इसी क्रम में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? नाइट्रोजन कर रहा है। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व है कार्बन कर रहा है। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? बोरॉन कर रहा है। ठीक, इस वाले वर्ग में प्रतिनिधित्व किसने किया था? बेरिलियम में किया था। इसने किसका किया था? आपको सर लिथियम या हाइड्रोजन, तो मान लीजिए हाइड्रोजन मान लो, मगर सबका प्रतिनिधित्व इस वाले वर्ग में कर रहा हो तो यहाँ पर क्या ले लिया जाता है? लिथियम ले लिया जाता है। तो ये जो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन वाले, ये तत्व क्या तत्व कहलाते हैं? प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। ओके, सामूहिक रूप से पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को प्रतिनिधि तत्व न कह करके इनके वर्ग के जो पहला तत्व है वो क्या कहलाते हैं? प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। याद रह जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि ऑप्शन देख लेना, यदि ब्लॉक पे बात कर रहा है तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों को सामूहिक रूप से प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। ओके, ब्लॉक पे न जाकर के पर्टिकुलर तत्वों का समूह दे दिया, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इस प्रकार से दे दिया, कहीं डी ब्लॉक के तत्वों को शामिल करके ऑप्शन बना करके एक जॉइंट बना दिया 4 या 5 तत्वों का, किन में से कौन से प्रतिनिधि तत्व हैं। तो आप देख लेना, अपने अपने एस और पी ब्लॉक, सिर्फ एस और पी ब्लॉक में अपने अपने वर्ग का जो पहला तत्व है वो शेष तत्वों के गुणों की विशेषता बता देता है अपने आप में, तो वो अपने आप में उसका क्या कहलाएगा? प्रतिनिधि तत्व कहलाएगा। ओके, एक प्रश्न इसके अंदर और बनता है अच्छा सा, और वो बनता है विकिरण संबंध का, डायगोनल रिलेशनशिप का। हालांकि चर्चाएं डिटेल से चलती रहेंगी, पीरियोडिक टेबल की विशेषताओं की, इन तत्वों की विशेषता अपन 2-3 क्लासों में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, मगर इसके साथ ये 2 चीजें एक्स्ट्रा याद ही रख लेना। एक तो प्रतिनिधित्व वाली बात होगी, एक विकिरण, डायगोनल रिलेशनशिप, विकिरण संबंध। अब विकिरण संबंध में भी एक कंफ्यूजन का विषय रहता है। विकिरण संबंध में कंफ्यूजन का विषय यह रहता है बच्चों के पास कि भाई मोटी मोटी बात बच्चे ये पढ़ते हैं कि दूसरा आवर्त तीसरे आवर्त से ठीक अपने आगे वाले वर्ग के तत्वों के साथ गुणों में समानता रखता है। सुनना, दूसरा आवर्त तीसरे आवर्त के अपने से ठीक आगे वाले, जैसे मान लीजिए ये दूसरा आवर्त है, दूसरा आवर्त में बोरॉन है, तीसरे आवर्त में बोरॉन के ठीक नीचे तो एल्यूमिनियम, इसके ठीक आगे वाला तत्व कौन सा? ये दूसरे आवर्त का तत्व है, तीसरे आवर्त के अपने से ठीक आगे वाले तत्व के साथ गुणों में क्या रखेगा? समानता रखता है। मतलब बोरॉन है वो गुणों में एल्यूमिनियम से न करके किसे रखेगा? सिलिकॉन से रखेगा। तो ये समानता की वजह से इनको क्या कहते हैं? विकिरण संबंध दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ये भी बनता है कि विकिरण संबंध कहाँ कैसे पाया जाता है, तो याद रखना दूसरा आवर्त और तीसरे आवर्त के तत्वों की मध्य कहीं ना कहीं कोई गुणों में समानता आ रही। अब कौन से गुणों में समानता आ रही है, कैसे आ रही है, किन किन कहां तक विकिरण संबंध प्रभावी है, तो याद रख लेना आप विकिरण संबंध में लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये 3 तत्व क्या संबंध दर्शाते हैं? विकिरण संबंध दर्शाते हैं। ओके, मतलब लिथियम तो किसके साथ विकिरण संबंध दर्शाएगा? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ विकिरण संबंध दर्शाएगा? एल्यूमिनियम के साथ। बोरॉन किसके साथ विकिरण संबंध दर्शाएगा? किसके साथ दर्शाएगा बताओ? सिलिकॉन के साथ। तो ये इनके विकिरण या डायगोनल रिलेशनशिप भी आते हैं, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इन वर्गों का नाम क्या दिया जाता है, कौन से वर्ग में क्या पाया जाता है। तो लीजिए सबसे पहले इसके अंदर 13वां वर्ग आ रहा है, और 13वां वर्ग का नाम दे रहा है, इसका प्रतिनिधित्व तत्व बोरॉन है, तो इसका नाम दे दिया जाता है बोरॉन परिवार। 13वां वर्ग है वो कौन सा परिवार है? बोरॉन परिवार। इसके अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थूलियम। तत्व की डिटेल से अपनी चर्चा हो चुकी है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए, पी ब्लॉक का था NH2Np 1 से 6, बोरॉन परिवार का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा NH2Np1। ओके, इसी क्रम में 14th वर्ग 14वें वर्ग में ध्यान रखो सबसे पहले कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb। अब जाहिर सी बात है एक पॉइंट बढ़ा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? NH2Np2 हो जाएगा। इसी के साथ देखिए इस परिवार का नाम क्या आ जाएगा? कार्बन से शुरू हो रहा था, इसका नाम क्या आ गया? कार्बन परिवार। इनकी एक विशेषता और होती है, अच्छी सी चर्चा करेंगे डिटेल से। इन वाले परिवार के तत्वों में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, मतलब आपस में जोड़कर लंबी चौड़ी शाखीय श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला का गुण किसमें पाया जाता है? कार्बन में पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से 15वें वर्ग की बात कर रहे हैं। 15वें वर्ग के तत्वों में नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन साथ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वही उसी उत्तरोत्तर क्रम में NH2Np
3 हो जाएगा। ओके, इस वाले परिवार को क्या, कौन सा परिवार कहेंगे? नाइट्रोजन परिवार कहेंगे, नाइट्रोजन परिवार। अब यहां से इनके एक एक्स्ट्रा नाम शुरू हो जाते हैं नाइट्रोजन परिवार से। चूंकि नाइट्रोजन है वो खाद के रूप में प्रकृति में खूब पाया जाता है, खाद के रूप में फसलों में उर्वरक के रूप में इसको काम में लेते हैं, जैसे यूरिया वगैरह है, डीएपी वगैरह, डाइमोनियम फॉस्फेट। तो इस वाले को उर्वरक के रूप में काम आने की वजह से इसका नाम एक और दे दिया जाता है और इस फैमिली का नाम क्या बन जाता है? निकोजन परिवार। कौन सा नाम बना? निकोजन परिवार। किस कारण से बना? उर्वरक बनाने के कारण। निकोजन परिवार और किस वजह से बना? उर्वरक बनाने के कारण। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं खाद बनाने की। अब इसके साथ साथ सोलह वर्ग की बात करें, ये अच्छे पर्सन बनने शुरू हो गए अपने कि निकोजन परिवार, निकोजन नाम क्यों पड़ा? खाद की वजह से। निकोजन परिवार में कौन कौन से तत्व होते हैं? अब बात कर रहे हैं सोलह वर्ग में। सोलह वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ कौन सा आएगा? सल्फर आएगा, सेलेनियम आएगा, टेलुरियम आएगा, पोलोनियम आएगा। अब देखो इसको, सल्फर, सेलेनियम, ये ऑक्सीजन और सल्फर लगभग किसके साथ पाया जाता है? एस के साथ। जैसे अपन एल्यूमिना की बात करें तो एल्यूमिना क्या आता है? Al2O3.2H2, ये तो बन गया बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का एस का वो बॉक्साइट होता है, Al2O3.2H2। तो इसमें ऑक्सीजन आया कि नहीं है? ऐसी बात करें अपन किसकी? कॉपर पायराइट की। किसकी बात करें? कॉपर पायराइट की। तो कॉपर पायराइट में ध्यान से देखें तो CuFeS2। तो मैं क्या चीज फोकस करने जा रहा हूं? मैं फोकस करने जा रहा हूं कि जो भी एस का और वगैरह होते हैं, एस के अंदर ध्यान से देखो जरा, एक में ऑक्सीजन आ रहा है, एक में क्या आ रहा है? सल्फर आ रहा है। तो एस के का लगभग आप फॉर्म देख याद करना, उसमें या तो ऑक्सीजन मिलेगा या आपको क्या मिलेगा? सल्फर, जो भर्जन वगैरह अपन करते हैं सल्फाइड एस्क, ऑक्साइड एस्क। तो लगभग में सल्फर और ऑक्सीजन एस्क के साथ पाई जाती है। और एस्क को इसी जर्मन शब्द में, ग्रीक शब्द में इसको एक नया नाम दे दिया जाता है और उसका नया नाम आता है, और वो नया नाम आ रहा है इसका चेलकोजन वर्ग। अच्छा वर्ग है चेलकोजन वर्ग। परिवार का नाम तो कौन सा? ऑक्सीजन से शुरू हो रहा है तो क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सीजन परिवार। ओके, और वर्ग का नाम क्या आ जाएगा? चेलकोजन वर्ग आ जाएगा। क्यों नाम आया चेलकोजन? तो जैसे इसमें खाद या उर्वरक बनाने का काम आ रहा, तो ये किसके निर्माण में आ रहा था? एस्क के निर्माण में। किसके निर्माण में? एस्क के निर्माण में, धातुओं के साथ। ओके, अब बात करें 17वें वर्ग की। तो 17वां वर्ग, 17वें वर्ग में तत्व कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, और एक रेडियोएक्टिव तत्व और आ रहा है। कौन सा आ रहा है? एसिटिन आ रहा है। चूंकि फ्लोरीन इसका प्रथम सदस्य है तो यह फ्लोरीन परिवार के नाम से जाना जाता है। मगर ये फ्लोरीन से भी एक कदम आगे बढ़कर इस परिवार का नाम और आता है, इस वर्ग का नाम और आता है, और ये काफी प्रसिद्ध है। और इसका नाम कौन सा आता है? हेलोजन वर्ग। हेलोजन वर्ग। और इनको कॉमनली अपन किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, हेलोजन के द्वारा। अब देखिए हेलोजन नाम क्यों पड़ा? तो जितने भी सॉल्ट हैं लगभग सॉल्ट के अंदर, जैसे बात करो आप NaCl की, KCl की, KBr की, तो जितने भी सॉल्ट का निर्माण कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई हेलोजन अवश्य आता है। तो ये हेलोजन लवण बनाने की वजह से, लवण को वही ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द में क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। अर्थात ये लवण बनाने वाला, सॉल्ट फॉर्मिंग, लवण बनाने वाला, सॉल्ट फॉर्मिंग की वजह से इस वर्ग के तत्वों को कौन सा कहते हैं? हेलोजन वर्ग कहते हैं। ओके, लास्ट में और अंतिम पी ब्लॉक के तत्वों में इसका यदि सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात किया जाए इसका, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा NS2Np5। NS2Np5। और ये 17वें वर्ग में है। 17वें वर्ग में ध्यान रखो, एक को हटा दो तो देखो 2 और 5 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपके पास? 7 आ जाएगा। तो कौन से वर्ग का तत्व है ये? 17वें वर्ग का तत्व है। अब लीजिए अंतिम लेते हैं इसका 18वां वर्ग का तत्व। और 18वें वर्ग के तत्व की भी मैंने खोजकर्ता का नाम आपसे मैं जानना चाहूंगा। इसी क्लास में मैं बता करके गया हूं इसका खोजकर्ता कौन सा था। तो इसके तत्व कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। रेडॉन रेडियोएक्टिव है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इन तत्वों को शून्य वर्ग कहते हैं। अब पहली बात आई शून्य वर्ग क्यों कहा?
तो देखो इसकी शुरुआत मेंडलीव के पास ही चले जाओ। मेंडलीव में अपने 8 वर्ग की चर्चा करी थी। अब मेंडलीव 1905 में दिया था मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी दी थी तो शून्य वर्ग के तत्वों की खोज नहीं हुई थी। जब तक तो खोज हुई किसी से क्रिया करने वाले नहीं थे, इसलिए देरी से खोज हुई। अब जो किसी से क्रिया करने वाले नहीं थे तो इनको नाम अलग से रख दिया, अलग थलग बोले कोई नंबर बद दो, इसको शून्य नाम दे दो। इनके नाम के साथ 2-3 नाम और जुड़ते हैं। एक नाम इनका और दिया जाता है और वो दिया जाता है अक्रिय गैस वर्ग। अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, शून्य गैस, 18 वर्ग के तत्वों के इनको नाम दिया जाता है। ये किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती है। मगर यदि आप उच्च अध्ययन पढ़ेंगे अपन तो जिनोन के बहुत सारे यौगिक याद हैं और ये अपने को संकरण में भी बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। इसका संकरण के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो वहां से भी आप याद रख सकते हो कि जिनोन है वो ऑक्सीजन और हेलोजेंस के साथ काफी यौगिकों का निर्माण करता है। तो ये बात तो नहीं कहेंगे कि इससे क्रिया नहीं करते, पर लगभग औरों की तुलना में सारी गैसें कौन से अक्रिय गैसें हैं, शून्य गैसें। ओके, तो इनको इनर्ट गैसें या अक्रिय गैसें या शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो पी ब्लॉक के तत्व यहाँ कंप्लीट होते हैं। शून्य वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो हो जाएगा NS2Np6, NS2Np6। इस प्रकार इनका ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। सभी का ओवरऑल सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो इनका हो जाएगा NS2Np1 से 6। अब इसके साथ साथ एक बात और, शून्य वर्ग के तत्व जो किसी से क्रिया नहीं किया कर रहे थे, इसके खोजकर्ता कौन है? तो आप सही सोच रहे हो, इसके खोजकर्ता कौन थे? इसकी खोजकर्ता है वो कौन है? रेमजे। ओके, अब पी ब्लॉक के तत्वों में आपने क्या पढ़ा? तो पी ब्लॉक के तत्वों में आपने पढ़ा कि पी ब्लॉक के तत्वों में धातु भी पाई जाती है, अधातु भी पाई जाती है, इसके साथ साथ उपधातु भी पाई जाती है। ओके, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन सा होता है? तो NS2Np1 से 6 होता है। इसके अंदर कितने वर्ग होते हैं? 6 वर्ग होते हैं। 13वें से लेकर के 18 वर्ग तक होते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो पहला तत्व वो अपने आप में अपने अन्य वर्ग के तत्वों के उसी वर्ग के तत्वों के गुणों की व्याख्या करता है, तो इनका नाम प्रतिनिधि तत्व दिया जाता है। एस और पी ब्लॉक के तत्वों को सामूहिक रूप से प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। इनमें भी मुख्य रूप से कौन से? सेकंड आवर्त के तत्व जो प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम कौन सा दे दिया गया? प्रतिनिधि तत्व नाम दे दिया गया है। इसके अंदर धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाए जाते हैं। एस ब्लॉक में लगभग धातुएं पाई जाती है, हाइड्रोजन एकमात्र उसके अंदर अपवाद है। ओके, अब बात करते हैं अपन डी ब्लॉक के तत्वों की। डी ब्लॉक के तत्व, अब देखिए एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया, पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आवर्त सारणी में कहां पाए जाते हैं, इनका क्या नाम दिया जाता है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक नाम और भी दिया जाता है और वो नाम दिया जाता है संक्रमण तत्व। इस वीडियो में अब तक इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में संक्रमण तत्व और एप ब्लॉक के तत्वों की विस्तार से चर्चा करेंगे।